again, welcome back to my channel. My name is Davya, and in this video we will continue our unit 4 police from the public institution in India, and this particular video is going to be the part 3rd of the unit 4. So without wasting our time, let's start our video. तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली द रिब्रॉय कमेटी जो कि 1998 के अंदर स्टैब्लिश की गई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने नेशनल पुलिस का जो कमीशन एक्ट था उसके बारे में हमने उससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, और हमने ये पढ़ा था कि जो नेशनल पुलिस कमीशन का एक्ट है वो 1977 में आया था। इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस दी गई थी कि किस तरीके से पुलिस को मोर अकाउंटेबल और पुलिस के अंदर किस तरीके से रिफॉर्म्स को लाना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन 1981 में हमने ये भी पढ़ लिया था कि ये जो एक्ट है इसको डिज़ोल्व कर दिया गया था। ठीक है, 1981 में इस एक्ट को डिज़ोल्व कर दिया था, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस हमें आगे भी देखने को मिलता है। आगे भी काफ़ी सारी कमेटीज़ बनी जो इसी एक्ट के ऊपर बेस्ड थी, जिनमें से ये 3-4 कमेटी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले द रिब्रॉय कमेटी। तो जो रिब्रॉय कमेटी थी, इन्होंने क्या किया, दिस कमेटी रिकमेंडेड सेटिंग अप पुलिस परफॉर्मेंस। इस कमेटी का बेसिकली मानना था कि किस तरीके से पुलिस की अकाउंटेबिलिटी, चाहे वो स्टेट्स हो चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पर उनकी अकाउंटेबिलिटी जनता के साथ किस तरीके से सेटअप की जाए, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी आए कि भाई हम जो भी क्राइम हो रहा है अगर हम उसके लिए पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमारी मदद करेगी ही करेगी। ठीक है, इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो किस तरीके से इस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, ये रिब्रॉय कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी। और हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि अगर रिकमेंडेशन देने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ें गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट उससे बिल्कुल बंद गई है कि यस आपको ये करना ही है अब। ठीक है, आपको ये इसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिकमेंडेशन का मतलब है राय देना। ठीक है, बाकी आप करें ना करें दैट्स ऑल टोटली डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, 4th आता है हमारा पद्मन अभियान कमेटी। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मिस प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ आई गेस। ठीक है, पद्माभियान कमेटी जो थी ये, इसकी जो रिपोर्ट थी ये 2000 के अंदर इस कमेटी ने अगेन रिपोर्ट सबमिट करी। और क्योंकि ये जो कमेटी थी, ठीक है, इस कमेटी के अंदर भी अगेन पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड ये कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, और इस कमेटी के अंदर इस कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ये आप लिख लेना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 में इस कमेटी को बनाया था। ठीक है, और इसके अंदर आपका जो इस कमेटी के अंदर टोटल 240 रिकमेंडेशन बताई गई रिलेटेड टू द पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। बट उनमें से सिर्फ 230 उनमें से सिर्फ 23 रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, नहीं किया गया, और जो बाकी की थी उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस 23 रिकमेंडेशन वर नॉट एक्सेप्टेड, जो कि रिलेटेड थी किससे, IPS ऑफिसर्स से। ठीक है, उनकी एज ऑफ एंट्री इन द सिविल सर्विसेज, पुलिस कमिश्नर सिस्टम इन सिटीज़। ठीक है, एंड कंपल्सरी रिटायरमेंट टू दोज नॉट इम्पैनल्ड एज DIG। ठीक है, जो DIG के पोस्ट पे नहीं है उनको कंपल्सरी उनकी रिटायरमेंट होनी ही चाहिए। इसके रिगार्डिंग IPS ऑफिसर्स की एंट्री, उनकी एज, पुलिस कमिश्नर, इनके अकॉर्डिंग हमारी जो पद्माभियान कमेटी थी उन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस को दिया, जिसमें से 23 रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, और वो रिलेटेड किससे थी, IPS ऑफिसर्स, उनकी एंट्री और पुलिस कमिश्नर सिस्टम से। ठीक है, 5वां आता है मलीमात कमेटी। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में इनको नहीं पढ़ा रही हूँ, मलीमात कमेटी पे हम जाते हैं। तो दिस कमेटी सबमिटेड रिपोर्ट रिलेटेड टू क्रिमिनल जस्टिस, यानी कि क्रिमिनल जस्टिस का मतलब है कि ठीक है, तो जो मलीमात कमेटी थी इन्होंने क्रिमिनल जस्टिस के रिगार्डिंग अपनी रिकमेंडेशन दी थी, जिसके अंदर सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया गया था। बेसिकली ये जो कमेटी थी ना आपकी मलीमात कमेटी जो थी, ये अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर थी। ठीक है, जो अगेन 2000 के अंदर 2003 के अंदर, यस, दिस कमेटी सबमिटेड 2000 के अंदर ये सेटअप हुई थी, और 2003 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, और जिसके अंदर इन्होंने सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर यहाँ पर चीज़ें बताई थी। ठीक है, और इस कमेटी की बस एक मेजर ड्रॉबैक ये थी कि इसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्राइम अगेंस्ट मेंबर ऑफ द SC एंड ST के लिए जो केसेस थे
वो मेंशन नहीं थे इस रिपोर्ट में। तो ये इस कमेटी की रिपोर्ट थोड़ी ड्रॉबैक थी। बट क्योंकि पुलिस सिस्टम को हम यहाँ पुलिस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो किस तरीके से पुलिस सिस्टम को बहुत ज़्यादा अप्रूव किया जाए, ठीक है, पुलिस सिस्टम को अकाउंटेबल एफिशिएंट बनाया जाए, इसके लिए क्रिमिनल जस्टिस का और सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो लाया गया। सिविल कोर्ट क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हमारी। सिविल कोर्ट वो होता है जहाँ पे डील किया जाता है केसेस रिलेटेड टू मनी, डेट, प्रॉपर्टीज़ और हाउसिंग, ठीक है, मतलब घर बार की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, मनी से रिलेटेड या कोई भी मतलब अदर देन क्रिमिनल एक्टिविटीज़। क्रिमिनल मतलब मर्डर वगैरह हो गया, खून कर दिया किसी का, ठीक है, या फिर कुछ और चीज़ें कर दी क्रिमिनल, ये सब चीज़ें हो जाती है। ये सब चीज़ें आपके क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर आती हैं। वहीं सिविल कोर्ट के अंदर हमारे थोड़े बहुत मनी से रिलेटेड, हाउसिंग, प्रॉपर्टी, इन सब से रिलेटेड हमारे मामले आते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मलीमात कमेटी का सजेशन, ठीक है, टू द इंडियन गवर्नमेंट। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, प्रकाश सिंह एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडल पुलिस एक्ट 2006। मॉडल पुलिस एक्ट 2006 was passed to address the need for comprehensive पुलिस रिफॉर्म। अगेन जब से हमारा ये 1981 के अंदर जब पुलिस कमीशन एक्ट को डिसॉल्व किया गया था, उसके बाद से ही काफ़ी सारी कमेटीज़ निकलने लग गई थी जिन्होंने पुलिस रिफॉर्म्स को लाने के लिए काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी। और जब ये पूरी इंडिया के अंदर जो ये हमारी कमेटीज़ बनने लग गई, तो इसी के अंदर एक मॉडल पुलिस एक्ट को लाया गया 2006 में, ठीक है। और जो ये मॉडल पुलिस एक्ट था ना 2006 का, इसको पास किया गया टू एड्रेस द नीड फॉर कंप्रिहेंसिव। इसको पार्लियामेंट में इस एक्ट को पास कर दिया गया कि भाई यह अब बहुत हो चुका है, अब इंडिया के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स को लाना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि जो हमारी पुलिस है वो मॉडर्नाइज, प्रोफेशनलाइज हो जाए, ठीक है। और अगेन अकाउंटेबिलिटी का वर्ड मैं हम 2 वीडियोस से काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो अकाउंटेबल हो पाए और अपने सिटीज़न को पुलिस सिक्योर कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। तो इसके लिए एक प्रकाश सिंह व्यक्ति थे, इन्होंने ही इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया था। कंपनी आई मीन इस एक्ट के थ्रू यही लीड कर रहे थे इसको, ठीक है। तो प्रकाश सिंह कमेटी इस्टेब्लिश की गई। इस कमेटी में बेसिकली क्या था, ये एक कमेटी थी जो कि एक फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, आईएएस की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर बेसिकली प्रकाश सिंह वॉज फॉर्म्ड इन ईयर। इस कमेटी को उन्होंने 2005 में बनाया था टू एग्जामिन द इश्यूज ऑफ पुलिस रिफॉर्म के अंदर जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको लेकर, ठीक है, इन्होंने इस कमेटी को बनाया था। और जिस कमेटी ने एक रिकमेंडेशन की रिपोर्ट सबमिट करी सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, विच सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडल पुलिस एक्ट। जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी ना वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को, वो क्या बना, एक बेस बना कि यस भाई आईपीएस ऑफिसर जो सर्विसेज में इतने टाइम से है उनको नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा पुलिस के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी उसी ने क्या किया, फाउंडेशन फॉर द मॉडल पुलिस एक्ट का जो फाउंडेशन बेस था वो यहीं से बना। द कमेटी हाईलाइटेड द नीड फॉर स्ट्रक्चरल चेंजेस, पुलिस ऑटोनॉमी एंड मेजर टू इन्हेंस पुलिस अकाउंटेबिलिटी। बेसिकली इस कमेटी ने हाईलाइट किए स्ट्रक्चरल चेंजेस कि किस तरीके से एक पूरी जो हमारी कमेटी है, ठीक है, एक पूरा जो पुलिस का स्ट्रक्चर है उसके अंदर किस तरीके से आपके रिफॉर्म्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की गई और यहाँ पर मॉडल पुलिस एक्ट को लाया गया। इम्प्लीमेंटेशन का भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। और ये जो प्रकाश सिंह कमेटी थी, इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट था उसने 7 डायरेक्टिव इशू किए थे। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट इसको भी आप कह सकते हैं, जो कि 2006 का है, ठीक है। इसके अंदर कुछ 7 चीज़ें बताई गई जिनको लाना इस एक्ट के थ्रू, मतलब इस एक्ट का जो मेजर गोल था ना वो यही थे, ये 7 चीज़ें जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ प्रकाश सिंह एंड यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इशू किए 7 डायरेक्टिव्स आफ्टर दी 2006 की बात है ये, ठीक है, जब ये रिकमेंडेशन आईपीएस ऑफिसर ने दी, ठीक है, तब जाकर यहाँ पर कुछ सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव निकाले अपनी लिस्ट में, रिकमेंडेशन में, कि भाई इस तरीके से पुलिस रिफॉर्म लाने चाहिए, ठीक है। तो उनमें से ये 7 हम पढ़ेंगे। तो दी 7 डायरेक्टिव इंक्लूडेड
कॉन्टिन्यूइंग अ स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन का मतलब है कि भाई स्टेट को अपनी पुलिस, अपने अधिकारियों को चुनने का अधिकार खुद होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला ये था, ठीक है। अनलाइक हम दिल्ली की बात छोड़ दें, ठीक है, दिल्ली की भी खुद की पुलिस है, बट दिल्ली में क्योंकि दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी पुलिस है अपनी, ठीक है। तो स्टेट कमीशंस की अपनी अपनी पूरा उनका प्रोसीजर होगा जो वो देखेंगे खुद से। सेकंड, मिनिमम 2 ईयर्स का टेन्योर, जो कि डीजीपी होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनका मिनिमम 2 साल का टेन्योर फिक्स कर दिया जाए, ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तीसरा, 2 ईयर टर्म फॉर एसपी एंड एसएचओज, जो हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट होते हैं पुलिस के और जो हमारे एसएचओज होते हैं, ठीक है, उन सब का जो हमारा टाइम पीरियड है, एसएचओ की फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर है, ठीक है, तो इनका जो टर्म है उसको 2 ईयर का फिक्स कर दिया जाए, ये था। फोर्थ आता है सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। LNO मीन्स लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन, कि भाई अगर कोई पुलिस के अंदर, पुलिस भी कुछ गलत कर रही है तो उसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन अलग से बनाई जाए, ताकि जो पुलिस है वो कानून के मद्देनज़र, कानून के अंदर रहकर, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर रहकर ही अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका सेटिंग अप ऑफ पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, यानी कि पुलिस के लिए एक अलग से इस्टेब्लिश किया जाए एक बोर्ड जो सिर्फ पुलिस के ऊपर नज़र रखे कि भाई येस दे आर वर्किंग ट्रूली टू दी सिटीजन्स, ठीक है, वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, कहीं जनता के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के लिए चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है, एक इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड सेटअप किया जाए। छठा, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, कि मतलब हम तो कंप्लेंट कर रहे हैं लेकिन पुलिस की कंप्लेंट करने के लिए भी एक अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, सेटअप किया जाए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों ही लेवल पर, ठीक है, ये था। और सातवां, सेटिंग अप ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन एट द सेंट्रल लेवल फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल फॉर सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ चीफ्स ऑफ द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए बोथ सेंटर लेवल पे फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल फॉर द सिलेक्शन, मतलब ये नहीं कि भाई किसी को भी उठा के पुलिस में डाल दिया जाए, उनके लिए एक परफेक्टली पुलिस ऑफिसर्स ही उसके अंदर बैठे हों, अपनी अपनी फील्ड के पुलिस ऑफिसर बैठे हों, ठीक है, हाईली क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, उनके सामने ही जो नई भर्ती हो रही है, जैसे आप SSC CPO का पेपर देते हैं, ठीक है, तो जो पुलिस ऑफिसर वहाँ बैठे होते हैं ना, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ठीक है, तो उन पुलिस ऑफिसर के सामने ही एक पैनल बनाया जाए ताकि जो भी ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो अच्छे से हो और हम लोग अच्छे व्यक्ति जो पुलिस कहलाने लायक हों, ठीक है, जो ढंग से काम करें, ठीक है, जिनके अंदर, जिनकी फिजिकल स्टेबिलिटी हो, मेंटल स्टेबिलिटी हो, वही इसके अंदर काम कर पाए। तो ये एक पैनल बनाया गया। और प्लेसमेंट ऑफ चीफ्स ऑफ द सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पर जो चीफ्स ऑफ द पुलिस के जो चीफ होते हैं उनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया और मिनिमम 2 ईयर का टेन्योर उनके लिए रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिली, चाहे वो DGP हो, SP हो, SHO हो, या फिर आपका चीफ हो सेंट्रल पुलिस का, ठीक है, उसके लिए क्या किया गया, टेन्योर 2 साल का फिक्स कर दिया गया, ठीक है। तो ये था आपका प्रकाश सिंह एंड द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक्ट 2006 में इसको लाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये 7 चीज़ें बोली और इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, ये जो आपका पॉइंट था ना, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन, इस वाले पॉइंट को मैं डिटेल में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन में आपका क्या आता है कि जो आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, इसमें ये बताया गया है बेसिकली किस तरीके से एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस टाइप लाया जाए, किसके बीच में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, कि जो स्टेट है वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करे, स्टेट क्या करे, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करे, कि किस तरीके से जो जनता है वो ढंग से कार्य कर रही है या नहीं, ठीक है। मतलब पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी सिटीजन्स हैं, ठीक है, वो अवेयर हो अपने राइट से, ठीक है, उनको पता हो कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है, आसपास क्या चल रही है चीज़ें, ठीक है। तो स्टेट को मेंटेन करना है पब्लिक ऑर्डर, बेसिकली जनता को नॉलेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और सेंटर को क्या करना है, स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्टर्बेंस से, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब होता है दंगे, और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो अभी चाइना कर रहा है हमारे साथ, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नेम चेंज किए ना उसने, तो ये सब चीज़ें,
ठीक है। तो ये हमारे स्टेट और सेंट्रल के थोड़े से डिफरेंसेस हैं। और तीसरा आता है आपका बीच में, जो दोनों को देखना है, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को देखना है, दैट इज़ क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर लाइक एजुकेशन। क्रिमिनल लॉ और एजुकेशन जैसी चीज़ों पर सेंटर और स्टेट दोनों ही मिलकर लॉ एंड ऑर्डर बनाएंगे और तब एक देश को चलाया जाएगा इनके बेसिस पर। ठीक है, एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल, तो दोनों मिलकर ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन। अब गाइस इसके बाद आपकी ना एक टॉपिक और रह गया है हमारा। ठीक है, मॉडल पुलिस एक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इसके बाद हमारा एक एक्ट और रह गया है, दैट इज़ द सोली सरबजी कमेटी। इनकी ये जो कमेटी है इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा पुलिस सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, थोड़ा क्या रिफॉर्म्स वगैरह हुए हैं, फिर इवोल्यूशन ऑफ पुलिस एंड फ्यूचर की पुलिस, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ ही हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। ठीक है, सो येस दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will meet in our next video with another topic. So yes, thanks for watching.